वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ फाइंड आउट द एरर में पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 10 लेक्चर हम अपलोड करेंगे चैनल्स पर, ठीक है। तो जिन लोगों का एग्जामिनेशन जो है 30 अप्रैल को है, 30 अप्रैल को है, तो वो लोग जो है उन लोगों के लिए हमने जो एसएससी एमटीएस का इम्पोर्टेंट वीडियोज का एक लिस्ट बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में है, वो फोल्डर आपको मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस इम्पोर्टेंट वीडियो, ये इस नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उन सारे वीडियोज को एक बार कम से कम रिवाइज कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए कम से कम, तभी जो आप एग्जामिनेशन में जाइए, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर आप सारे वीडियोज को एक बार देख लेते हैं जल्दी से भी, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम आपको 20 से 30 नंबर का बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। उन सारे क्वेश्चन पेपर को देख कर जाने का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए जो आप लोग उस वीडियोज लिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एसएससी एमटीएस इंपॉर्टेंट वीडियोज में, उनमें देखिए 60-65 वीडियोज का हमने एक लिस्ट बनाया है। वो सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे वीडियोज को आप लोग देख के जाइए। और जिन लोगों का एग्जामिनेशन जो है फिर फर्दर 14 मई को है और फिर जून में है, तो वो लोग जो है इस वीडियोज को देख सकते हैं अभी भी, और बाकी के भी जो हम वीडियोज डाल रहे हैं उन सारे वीडियोज को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर रहते हैं, और ये जो पेपर है ये स्टेनोग्राफर में आया हुआ था क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 10 क्वेश्चन आया था स्टेनोग्राफर में, उसी को हम लिए हुए हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें देखा जाए तो देखिए हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग, मतलब उसके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया और जो है अभी भी अच्छा काम कर रहा है, एक्सेलेंट वर्क कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब आपको एक मोटा मोटी मीनिंग पता होना चाहिए, 50% भी अगर आपको मीनिंग समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी हिंदी में मीनिंग आ रहा है तो ठीक है, उससे जो एक आइडिया लगा लेना कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए हिज असिस्टेंट हैव डन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब दो जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये आर जो है ये भी आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। जब हम वर्ब डिस्कस कर रहे थे तो वर्ब में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिए जो हैज हैव और हैड होता है, इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। हैज हैव और हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अगर दोनों एक ही साथ अगर जब यूज में आ गया, एक ही सेंटेंस में दोनों है, हैव हैज है और इज एम आर और वाज वेयर है, दोनों है अगर सेंटेंस में, तो उस केसेस में क्या करना है कि दोनों के लिए अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए हैव के साथ डूइंग तो ये काम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर डन मिस हो गया, यहाँ पर डन का प्रयोग होना चाहिए था। हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, मतलब उसके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया और अभी भी अच्छा कार्य कर रहा है, एक्सेलेंट वर्क कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हैव, यहाँ पर डन जो है मिसिंग हो गया था, तो यहाँ पर अगर आप डन लगा देते हैं तो आपका ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस पार्ट में आपका एरर था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दे वेयर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, मतलब कि अगले सप्ताह जो है बर्थडे पार्टी है उसके घर पर। वे लोग जो है दे वेयर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम, उसके घर पर जो है, वे लोगों के घर पर जो है अगले सप्ताह जो है बर्थडे पार्टी है। तो नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो गया कि ये जो काम है ये क्या है, फ्यूचर में होने जा रहा है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये काम फ्यूचर में हो रहा है। जब कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग फ्यूचर में ही विल हैव का यूज कर लेते हैं वहां पर। तो यहाँ पर दे वेयर हैविंग को नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है। इसके जगह आप लोग जो है दे आर हैविंग लिख सकते थे। दे आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, फ्यूचर के होने के कारण से ये फ्यूचर टेंस में था,
फ्यूचर में बता रहा है, फ्यूचर के कार्य के लिए जो है हम लोग यहाँ वेयर हैविंग का यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर हैविंग लिख सकते हैं या फिर दे विल हैव भी लिख सकते हैं। दे विल हैव ए बर्थडे पार्टी एट होम, तो ये दोनों सही है। अगर आप दे आर हैविंग भी लिखते हैं तो भी सही होगा, दे विल हैव भी लिखते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि हमको तो फाइंड आउट द एरर करना है ना, किस पार्ट में एरर है। तो मेरा इस पार्ट में एरर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर, नो एरर। जो डिस्पोज्ड फार्मर हो गया, जो कि मतलब डिस्पोज्ड हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उनके लिए जो है सफिशिएंट एरेबल लैंड प्रोवाइड किया जाए, मतलब ये पहला प्राथमिक टास्क है। देखिए इसमें कितना तरह से एरर पूछा जा सकता था। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जितने भी वर्ड हैं इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहाँ सही है। कभी कभी क्या करता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के आगे द का प्रयोग नहीं करके जो है कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जान लेना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के आगे द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ द का प्रयोग है, इसका मतलब यहाँ तो एरर नहीं है, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर जो होना चाहिए था ये होना चाहिए था टू प्रोवाइड होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टू प्रोवाइड होना चाहिए था। अगर डिटेल से एनालिसिस देखें, देखिए फर्स्ट टास्क जो आपका यहाँ पर है, ये फर्स्ट टास्क जो है आपका कह सकते हैं कि एक्टिव सब्जेक्ट है, और जब एक्टिव सब्जेक्ट रहता है तो उसके लिए जो कंप्लीमेंट के रूप में जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अगर एक्टिव सब्जेक्ट रहे, ये भी रूल डिस्कस किया हुआ है वर्ब के चैप्टर में। अगर दो तरह का सब्जेक्ट होता है, एक होता है एक्टिव सब्जेक्ट, एक होता है पैसिव सब्जेक्ट। जब एक्टिव सब्जेक्ट रहता है तो उसके कंप्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, 2 + V1। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, तो ये जो 2 + V1 का प्रयोग होगा। द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर। देखिए आप कितना सही लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में भी। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, टू प्रोवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्टिव सब्जेक्ट है, और एक्टिव सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग इतना बेसिक रूल अगर आपको नहीं पता एक्टिव सब्जेक्ट किसको कहते हैं, पैसिव सब्जेक्ट नहीं किसको कहते हैं, आप खुद देखिए पढ़ के एक सेंटेंस को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से जो आप लोग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर, ही ऑलवेज प्रैक्टिस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, नो एरर। कि देखिए उसने जो हमेशा क्या किया, एक प्रैक्टिस किया, किसके लिए, जस्टिस के लिए, और मोरल प्रिंसिपल को उन्होंने, मतलब जस्टिस और मोरल प्रिंसिपल दोनों के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो देखिए ये ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस। देखिए जस्टिस जो है आपका अनकंटेबल नाउन है, ये क्या है, जस्टिस आपका अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के आगे जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं करते हैं। अनकंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन दी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जस्टिस क्या है, अनकंटेबल नाउन है। ये ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर फॉर मोरल प्रिंसिपल, ये आपका सही होगा। तो जस्टिस के आगे ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब जस्टिस को डेफिनिट बनाना हो तो उस केसेस में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में ये याद रखिए, जब वो उसका अपना खुद का रियल मीनिंग हो, वो प्रैक्टिस कर रहा है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो देखिए जब अपना रियल मीनिंग में है जस्टिस, अपने न्याय के लिए हो रहा है, तो ये अनकंटेबल नाउन की तरह है, ठीक है। अनकंटेबल नाउन के आगे द का प्रयोग हम लोग नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ए एन दी किसी का भी नहीं। चलिए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर, नो एरर। कहता है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, मतलब कहता है फ्लैट का जितना भी ब्लॉक था, इंक्लूडिंग 2 शॉप को भी दो जो शॉप था, दुकान था, सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, मतलब सारा जो है बर्बाद हो गए थे आग के कारण से।
तो देखिए इसमें देखा जाए द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये सही है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर, एकदम सही सेंटेंस है ये, मतलब नो एरर, इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, ये एकदम कंप्लीटली शुद्ध है वाक्य, मतलब कह सकते हैं आप कंप्लीटली सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, नो एरर। देखिए पेपर शुड बी, अगर जहाँ डायरेक्टली शुड रहता तो ये रिसाइकल सही हो जाता, लेकिन शुड के साथ बी लगा हुआ है तो ये जो है आपका पेसिव में है, ये आपका पेसिव सब्जेक्ट है, ठीक है। एक एक्टिव सब्जेक्ट की बात किए थे, ये पेसिव में है। शुड के साथ, शुड जो है क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और हम लोग जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी वन का प्रयोग होता है, लेकिन जब ये पेसिव सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो शुड के साथ बी का जब प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर जो है वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पहला रूप नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइकल हटा के रिसाइकल्ड कर दीजिए। द इनऑग्रल फंक्शन इज टेम्पोरली इंटरप्टेड, इंटरप्टेड जो एक साथ है, द इनऑग्रल फंक्शन इज टेम्पोरली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली वेंट आउट, मतलब लाइट जो है सडनली चला गया था, इसलिए क्या हुआ कि जो इनऑग्रल फंक्शन था वो थोड़ा देर के लिए अस्थायी रूप से क्या हो गया था, बंद हो गया था, इंटरप्ट हो गया था, उसमें बाधा पहुंच गई थी। तो देखिए यहाँ वेंट आउट से ये पता चल रहा है कि ये घटना जो हुआ था, इस तरह की जो बातें हुई थी इनॉग्रल फंक्शन के दौरान, ये पास्ट में हुई थी, मतलब अभी नहीं हो रही है, प्रेजेंट में इस तरह की बातें नहीं हो रही है। वेंट आउट मतलब हो गया था ऐसा, वेंट मतलब वर्ब का दूसरा रूप यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना, वेंट, गो, वेंट, गोन, इससे ये पता चल रहा है कि ये घटनाएं पास्ट में हुई है। देखिए यहाँ पर इंटरप्टेड भी है, देखिए यहाँ पर V2 का सारा मतलब पास्ट की घटनाओं का पूरी तरह से जिक्र होने का सारा चीज प्रावधान है। तो यहाँ पर जब पास्ट की बातें हो रही है तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हुई थी इनॉग्रल फंक्शन के दौरान की लाइट टेम्पोरली रूप से चला गया था, थोड़ा समय के लिए चला गया था, तो ये जो है पास्ट में हुआ था ये घटनाएं इनॉग्रल फंक्शन की, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग ना होकर वाज का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8th नंबर है कि नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कंप्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, नो एरर। देखिए यहाँ पर जो फोकस करने वाला है क्या सेंटेंस है कि आइदर और, तो देखिए आइदर और यहाँ पर है और, आइदर और तो प्रयोग हुआ है, लेकिन देखिए आइदर से टू कंप्रीहेंड एक इन्फिनेटिव जोड़ रहा है, ठीक है, आइदर से एक इन्फिनेटिव जुड़ रहा है तो और से भी एक इन्फिनेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और टू सॉल्व होना चाहिए, यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, एक इन्फिनेटिव टू सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो जब आइदर से एक इन्फिनेटिव जुड़ रहा है, ये इन्फिनेटिव है और ये भी आपका इन्फिनेटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 + V1 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 2 + V1 का ही प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कंप्रीहेंड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम होना चाहिए, तो ये पार्ट में आपका एरर था, यहाँ पर 2 का प्रयोग करना था। नेक्स्ट चलते हैं। 9th नंबर है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। देखिए कह रहा है कि मेडिकल रिसर्च को वो थैंकफुल हो रहा है कि उन्होंने जो हमारा जिंदगी है उसने स्वस्थ और लंबा बना दिया, स्वास्थ्य और लंबा बना दिया। देखिए हेल्दियर है तो ऐसा आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है रूल कि जब दो चीज अगर यहाँ पर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री में है तो एंड के बाद इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, मतलब दो समान चीजों में कंपैरिजन करेंगे हम लोग, समान डिग्री में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो समान डिग्री में जैसे हेल्दियर है तो यहाँ पर लॉन्गर होगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव डिग्री का रहता कोई भी, जैसे गुड रहता एंड वाइज, तो ये सही हो। जैसे देखिए गुड एंड वाइज, ये देखिए दोनों पॉजिटिव डिग्री में है, ये भी पॉजिटिव डिग्री में, ये भी पॉजिटिव डिग्री में, दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, ये सही सेंटेंस है। अगर यहाँ पर रहता बेटर, वेटर एंड, तो यहाँ पर क्या हो जाता है वाइज ना होके यहाँ पर वाइजर करना पड़ता, ये भी कंपैरेटिव में, ये भी कंपैरेटिव, दोनों कंपैरेटिव में रहेगा तो
फिर कंपेरिजन हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर हेल्दियर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लॉन्ग ना होना चाहिए, यहाँ पर लॉन्गर होना चाहिए था। अगर ये लॉन्गर रहता तो ये सही हो जाता, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता। ये ऐसे नहीं तो क्या हो गया था, कंपैरेटिव डिग्री में ये था और इधर जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया था। तो दो जब भी कंपैरिजन होगा या तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव में होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा, या सुपरलेटिव सुपरलेटिव में होगा। तो यहाँ दोनों कंपैरेटिव है, दोनों कंपैरेटिव में हम लोग कंपैरिजन कर दिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट। देखिए नो सूनर के बाद जो है यहाँ पर कभी कभी डू डज इस तरह का भी प्रयोग करके दिया जाता है आपसे एरर, तो आपको समझ जाना है नो सूनर के बाद यहाँ पर आपको V2 लगाना है, डिड लगाना है। डू डज रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नो सूनर डिड होगा ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर द सीट बेल्ट। जैसे ही उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, उन्होंने क्या किया, सीट बेल्ट पहन लिया। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो देखिए नो सूनर के बाद जो है हम लोग क्या जानते हैं, नो सूनर के बाद जो है देन का प्रयोग होता है। जैसे आइदर के बाद अगर आइदर रहता, आइदर के बाद और का प्रयोग करते हैं, नोट बनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। इस तरह का कंजंक्शन के चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। अगर यहाँ पर नोट बनली रहता तो नोट बनली के बाद क्या होता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है। उसी तरह से जो है नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है। तो एक क्लाउज में, एक वाक्यांश में जो है नो सूनर का प्रयोग है, तो दूसरा जो स्टार्ट होगा वो देन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक देन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन देन का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, इसलिए जो है इस पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में सी पार्ट में जो है एरर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन ही वोर द सीट बेल्ट, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही सजेशन है कि आपका एग्जामिनेशन जिन लोगों का 30 अप्रैल को है, 30 अप्रैल को है, वो लोग जो है एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। एसएससी एमटीएस का जो इंपॉर्टेंट वीडियोज का हमने लिस्ट तैयार किया है, उन वीडियोज को देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। 15 जो है रीजनिंग का सेट जो है डिस्कस हुआ है, टोटल 15 सेट है, उन सारे को देखिए। फिर जितने भी कॉमन एरर के प्रॉब्लम डिस्कस किए जा रहे हैं उन सारे को देखिए। फिर मैथ्स के जो 4-5 सेट डिस्कस हुए हैं उन सारे सेट को देख के जाइए। और जीके जीएस का भी कुछ सेट डिस्कस किए हुए हैं, उन सारे सेट को देखिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप लोग आसानी से जो है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का। तो मुझे लगता है कि अगर जो लोग 15 सेट देख के जाएंगे तो वो 100% सॉल्व करके आएंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी रहा जहाँ तक जीके जीएस में, तो आप लोग तुक्काबाजी मत कीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में आप लोगों को उसमें बहुत घाटा लग जाता है। आपको पता है कॉन्फिडेंटली तो आप टेक कीजिए जीके जीएस में, ठीक है। अगर जहाँ आप देखें 50 क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आप 35 से ज़्यादा कर लेते हैं, 35 से जितना ज़्यादा कर सकते हैं, 35 से अबव अगर आप कर रहे हैं तो उसको गुड स्कोर माना जाता है जीके जीएस में, ठीक है। स्टार्ट कैसे किया जाए, तो देखिए 30 अप्रैल को जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो लोग, मेरा एक रिकमेंडेशन है अपना कि किस तरह से स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है जीके जीएस से बच्चे स्टार्ट करें। सबसे पहले किससे स्टार्ट कीजिएगा, जीके और जीएस से। जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है जीके जीएस का, देखिए ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ओएमआर को भी फिलअप करने में आपको टाइम लगेगा। आपको लगभग रखिए कि 150 क्वेश्चन का बबलिंग करने में कम से कम भी लगेगा तो 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले जीके जीएस को कीजिएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पर रीजनिंग को कीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर पर जो है, अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत भी, तो इंग्लिश देखिए चूँकि 50 नंबर का है तो 50 मार्क्स का इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैथ्स जिनका स्ट्रांग है वो लोग मैथ्स के तरफ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट कीजिएगा जीके जीएस और रीजनिंग से। देखिए जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग का 25 हो रहा है, तो 75 मतलब 50% क्वेश्चन आपका पेपर सॉल्व हो गया। और इसको करने के लिए 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है लगभग इसमें रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट दीजिए, 20 मिनट के लगभग, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप जो है 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट काफ़ी है। तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 35 मिनट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट रखिए, इन दोनों को मिलाकर आप 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं,
ठीक है, मैक्सिमम हो गया 40 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 20 मिनट इसमें भी रख लीजिए, 20 मिनट इसमें भी रख लीजिए, 40 मिनट दे दिए। बाकी का जो समय बचा, टोटल देखिए 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 2 घंटे के पेपर में बाकी आपका 1 घंटा और 20 मिनट, लगभग आपके पास 80 मिनट बचा हुआ है। तो 80 मिनट में देखिए आपको अगर इंग्लिश में अगर देना है तो 80 मिनट में 30 मिनट दे सकते हैं, और बाकी का जो 50 मिनट है वो मैथ में दे दीजिएगा। 50 मिनट में मैथ्स का हम चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन मैथ का आने वाला है, और एक क्वेश्चन पे 2 मिनट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना भी अगर आप देते हैं तो आप आसानी से जो है आपको स्कोर जो रखना है लगभग 110 लगभग सही होना चाहिए अभी के टाइम में, क्योंकि पिछले साल जो है लगभग जैसे यूपी वाला जो एरिया था, जो यूपी का क्षेत्र था यानी सेंट्रल रीजन वाला, तो उसमें 107 108 के लगभग चला गया था। गुजरात में थोड़ा कम था। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ऊपर रहना चाहिए किसी भी हालत में सिलेक्शन कराने के लिए। लेकिन अगर सेफ माना जाए तो हम सेफ मानते हैं 110 से 120 के बीच। अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो ये काफ़ी सेफ है। मुझे लगता है कि अगर 110 से 120 के बीच बच्चे अगर लाते हैं मार्क्स तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा SSC MTS में। उसके बाद पेपर 2 के बारे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर 2 क्या होगा, कब होगा। तो पेपर 2 आपका दिसंबर में होगा, ठीक है। 17 दिसंबर को शायद शेड्यूल किया गया है, ठीक है। लेकिन दिसंबर में ही पेपर 2 होगा। पेपर 2 अलग से होगा, और पेपर 2 जो होगा उसके लिए चिंता नहीं करना है। पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। उसका मार्क्स जुटेगा नहीं, मार्क्स जुटेगा बस पेपर 1 का। जितना आप पेपर 1 में स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पेपर 2 बस केवल जो है उसमें एसे राइटिंग सब आएगा। कोई भी करंट अफेयर का कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे डिमोनेटाइजेशन है उससे रिलेटेड दे दिया जाएगा एक एसे लिखने के लिए, या भारत के बारे में जो अभी मतलब चल रही है करंट इवेंट में जो भी चल रहा है उस तरह का बातें लिखने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग आसानी से उस सारा चीज़ को कर लीजिएगा। पेपर आपका जो पेपर 1 है ये ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, आपको OMR मिलेगा। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, आपका हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो जैसे कि स्टेनोग्राफर में जैसा देखा गया है, स्टेनोग्राफर में भी इसी तरह का था कि मतलब SSC कंडक्ट करा रही है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो एक पेज में हिंदी में वो देते हैं, एक पेज में इंग्लिश में देते हैं। तो जिसमें बच्चे को कंफर्टेबल महसूस होता है उसमें कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। और जिन क्वेश्चन का आप लोग इंग्लिश में मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका बगल में हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, तो उसका हिंदी में भी देख लीजिए। जिन लोगों को हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो आप लोग ओवरऑल जो है फ़ायदा उठाइए। समय बहुत अच्छा है और इसमें जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ज़्यादा इसमें जानकारी लेना है तो SSC MTS के लिए हमने जो एक वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC MTS एग्जामिनेशन, उन सारे वीडियोज़ को देख के भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वहाँ लैकिंग हो जाता है। 20 से 30 नंबर बेनिफिट होगा अगर रिवीजन आप लोग कीजिएगा तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर दिला सकता है अगर आप लोग रिवाइज करके जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।